हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से होने वाला है। जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे बेसिक इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड यूनिट फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने लेक्चर जो पहला लेक्चर था हमने उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, एम्स के बारे में पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया था, प्रायोरिटीज के बारे में पढ़ लिया था और गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ लिया था कि कौन से फर्स्ट एड के गोल्डन रूल्स होते हैं। और स्कोप के बारे में जाना था कि कौन कौन से स्कोप्स होते हैं फर्स्ट एड के। फिर जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि सिंपल फर्स्ट एड मेजर्स इन सिलेक्टेड कंडीशन लाइक फूड पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, डॉग बाइट, पॉइजन बॉडीज इन वेरियस ऑर्गन, बर्न्स और हीमोरेज बोले तो ब्लीडिंग। इन सारी कंडीशंस दी गई, ये सारी टाइप्स की कंडीशन दी गई जिनके बारे में आपको पढ़ना है और जानना है कि अगर ये सारी कंडीशंस हमारे मेडिकल सेक्टर में आती हैं या हमारे साथ घटित होती हैं तो इन सारी कंडीशंस में हम लोग कैसे फर्स्ट एड टेक्निक से उसका यूज करेंगे और किसी पेशेंट या किसी पर्सन को फर्स्ट एड देकर उसको एक इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करेंगे या फिर उसकी इमीडिएट केयर प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने इन सारे टॉपिक्स को 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें तो हमने ये पढ़ लिया कि फर्स्ट एड क्या है, उसका एम्स, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर रखे हैं जो आपके सिलेबस में जैसे दिया गया है। फिर जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो एक टॉपिक दिया गया है सिंपल फर्स्ट एड मेजर्स इन सिलेक्टेड कंडीशन लाइक फूड पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, फॉर्जन बॉडीज इन वेरियस ऑर्गन, स्कॉर्पियन बाइट्स, बर्न्स, हिमोरेज। ये सारी कंडीशंस दी गई हैं। क्या क्या ये सारी क्या है? मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है कि अगर ये सारी कंडीशन किसी पर्सन के साथ होती हैं तो कैसे उसको फर्स्ट एड दे के हम लोग उसको एक टेम्परेरी केयर प्रोवाइड करेंगे। तो यही आपका सिलेबस में दिया गया है। हम लोग इसको 3 लेक्चर में मैंने इसको डिवाइड किया, 3 लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और इसी के साथ हम लोग यूनिट जो आपकी फर्स्ट है बेसिक इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड की, वो कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला लेक्चर होगा हमारा वो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फूड पॉइजनिंग और स्नेक बाइट के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी फूड पॉइजनिंग और स्नेक बाइट की ये कंडीशन होती है किसी पर्सन के साथ या किसी पेशेंट के साथ तो कैसे उसको फर्स्ट एड हम लोग प्रोवाइड करेंगे और कैसे उस चीज से हम लोग प्रिजर्व होंगे और कैसे हम उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें डॉग बाइट और फॉरन बॉडीज इन वेरियस ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें जानेंगे। एंड जो हमारा लेक्चर 3 होगा उसमें हम लोग स्कॉर्पियन और बर्न्स, हीमोरेज की कंडीशन में कैसे फर्स्ट एड देकर पेशेंट या जो हमारा पर्सन होगा उसको प्राइमरी केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर फर्स्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फूड पॉइजनिंग और स्नेक बाइट्स के बारे में, इसकी टेक्निक्स के बारे में कि कैसे हम लोग फर्स्ट एड देंगे तो फूड पॉइजनिंग और स्नेक बाइट से जो पेशेंट है उसको एक इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सके हम लोग। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को लेक्चर पूरा देखना है आखिरी तक और साथ साथ में क्या करना है, अपनी सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है। मतलब अगर आप लेक्चर के साथ नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो पहली चीज आपको क्या होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से और आपकी एक फर्स्ट नोट एक अच्छी तरीके से एक अच्छी नोट्स बन जाएगी जो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जब यूनिट टेस्ट होगा और आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे और आपके रिवीजन और आपकी स्टडी को एक स्ट्रॉन्ग स्टडी मटेरियल के रूप में प्रोवाइड करेंगे वो आपकी जो आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने साथ साथ लेक्चर के साथ साथ नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए क्योंकि बीच बीच में कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए साथ में साथ साथ लेक्चर के, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो कंडीशन की हम लोग बात करेंगे वो फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो अब फूड पॉइजनिंग क्या है, किस किन कारणों से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है। तभी तो अब जैसे कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, अगर आपको फूड पॉइजनिंग के फर्स्ट एड के बारे में पता है कि मतलब कैसे उसको फर्स्ट एड दे जिससे उसकी एक इमरजेंसी केयर हो जाए, तो आप फर्स्ट एड तो तभी देंगे ना जब आपको ये पता होगा कि फूड पॉइजनिंग आखिर है क्या और कैसे आपको पता चलेगा कि पर्सन को फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट्रो ऐड किया जिससे आपको क्या पता चल जाएगा फूड पॉइजनिंग क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसके मतलब जो कॉजेटिव एजेंट है किन कारणों से फूड पॉइजनिंग होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड उसको कैसे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो जो फूड पॉइजनिंग होती है इसमें जो मैंने 3-4 पॉइंट्स ऐड किए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट है फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस काज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कंटेनिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और टॉक्सिन्स। मतलब कि फूड पॉइजनिंग जो होती है वो एक ऐसी बीमारी होती है जो किसके कारण काज होती है, कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर के कारण काज होती है। मतलब जैसे कि आप कोई कंटामिनेटेड फूड का मतलब हुआ या कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का मतलब हुआ ऐसा फूड या ऐसा वाटर जिसमें क्या हो किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, पैरासाइट और कोई टॉक्सिन जो है वो प्रेजेंट हो जिसके कारण क्या हो आपका फूड या आपका वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो गया हो और जब आप उस कंटामिनेटेड फूड और वाटर को खाते हैं तो क्या होता है आपको
फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी आपको देखने को मिलती है। वही पहला पॉइंट लिखा है कि फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस काज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कंटेनिंग हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स। मींस कि जब कोई पर्सन या कोई पेशेंट जब क्या करता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करता है, मतलब खाता है या पीता है, तो उससे क्या होता है फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी देखने को मिलती है। अब कंटामिनेटेड फूड और वाटर क्या है, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर का मतलब होता है कि ऐसा फूड या ऐसा वाटर जिसमें क्या हो, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो या हार्मफुल वायरस हो या हार्मफुल पैरासाइट्स हो या हार्मफुल टॉक्सिन्स हो, इन ये उसमें क्या हो प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कंटामिनेटेड फूड या वाटर कहते हैं। अब वो कंटामिनेटेड फूड वाटर जब कोई पेशेंट कोई पर्सन जब खाता है या पीता है, तो उसको क्या होता है फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है। अब जो ये तुम्हारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर के बारे में बात करते हैं, तो कंटामिनेटेड फूड जो होता है वो आपका जैसे आप मतलब अगर सही से सेफ तरीके से का फूड वाटर मतलब नहीं इंटेक कर रहे हैं, तो आपको कंटामिनेटेड फूड हो सकता है। आप अगर जैसे आप हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, सही से हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं खाना बनाते समय, तो इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो क्या जो आपका फूड या वाटर होगा वो कैसा होगा, कंटामिनेटेड फूड या वाटर होगा। फिर जो दूसरा पॉइंट लिखा वो यही लिखा कि इट मेनली अफेक्टेड द digestive system and can lead to dehydration if not treated properly या properly। मीन्स कि अगर आप जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इंटेक करते हैं और आपको फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी होती है, और अगर आप उसके इफेक्ट को उसके सिम्टम्स को इजीली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर क्या करता है इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारी बहुत सारी एबनॉर्मल कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है पेशेंट जो होता है वो अनहेल्दी हो जाता है। तो वही इस पॉइंट में लिखा है कि इट मेनली अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कैन लीड टू डिहाइड्रेशन इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। मीन्स कि अगर आप जो फूड पॉइजनिंग की आपकी जो डिजीज हुई है उसको आप अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से उसका देखभाल नहीं करते हैं, तो क्या होता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। और डिहाइड्रेशन की जब कंडीशन आ जाती है तो पेशेंट को क्या होता है बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है उसकी बॉडी में, और वो बहुत सारी चीजों को फेस करता है, बहुत सारी अनहेल्दी महसूस करता है। वही आपका सेकंड पॉइंट लिखा है। अगर हम लोग इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अगर आपको एक दो लाइन में याद रखना है कि आखिर फूड पॉइजनिंग होती क्या है, क्योंकि आपका जो सिलेबस बीमलस का दिया गया है उसमें आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर फूड पॉइजनिंग है क्या। बाकी जब आप हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक एक डिजीज के बारे में इन डिटेल दिया गया है, और उस डिजीज से क्या कैसे लैब डायग्नोसिस करनी है, सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ क्या है आपको एक बेसिक इंट्रो पता होना चाहिए। जैसे कि आपको सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो फूड पॉइजनिंग जो है वो क्या है, फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस कास्ड बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। मींस अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो है उसको इंटेक करता है या कंज्यूम करता है, तो उसको क्या होता है फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी देखने को मिलती है। अब कंटामिनेटेड फूड और वाटर क्या होता है, तो अभी आपको मैंने बताया कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर मींस की जब किसी आपके कोई खाने की चीज हो या कोई पीने की चीज हो, अगर उसमें क्या है आपके किसी बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट या किसी टॉक्सिन सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वो कैसा फूड वाटर हो जाता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बाकी यही सारे पॉइंट्स आपको लिखना है इंट्रो में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं काजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। मींस कि कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिनके कारण फूड पॉइजनिंग आपके बॉडी में कॉज हो सकती है। तो अगर आपने इंट्रो अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझ लिए होंगे जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको समझाए, तो आपको दो चार पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे कि क्या आखिर क्या कारण हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के। तो पहला कारण क्या हो सकता है, ईटिंग स्पॉइल्ड और कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। अगर कंटामिनेटेड फूड और जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसा है कंटामिनेटेड है, तो किस क्या हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। वही फिर लिखा है पुअर फूड हाइजीन। पुअर फूड हाइजीन का मतलब कि जो आपका फूड खा रहे हैं, जो आप मतलब भोजन खा रहे हैं या फिर जो आप वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो कैसा नहीं है, वो पुअर फूड हाइजीन है। मींस की उसकी जो हाइजीन करने की कैपेसिटी थी, हाइजीन करने का तरीका था, जहां से आपने बाई किया उस चीज को, वो क्या है पुअर हाइजीन थी। मींस की उसकी देखरेख सही से नहीं हुई है, उसको ऐसी कंटामिनेटेड चीजों से, जैसे क्या होता है अगर आप बाहर से वेजिटेबल खरीद के लाते हैं घर पे, तो क्या चाहिए आपको वॉश करके उसको मतलब यूज करना चाहिए। बट अगर आप उसको वॉश करके यूज नहीं करते हैं तो वो कैसी हो सकती है, उसमें ऐसा तो चांसेस हो सकते हैं ना कि वो कंटामिनेटेड हो सकती है किसी बैक्टीरिया के कारण, किसी वायरस के कारण, किसी पैरासाइट से। क्योंकि बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट जो होते हैं वो ऑल अराउंड हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कुछ किया उसके लिए पर्टिकुलर चीज होगी तभी वो आके उस पर बैठेगी, वो बैठ सकती है उस पर कंटामिनेटेड कर सकती है। तो इसीलिए लिखा है कि पुअर फूड हाइजीन, मतलब आपके जो फूड रिलेटेड मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं उसकी जो हाइजीन है वो सही तरीके से आपको करनी है। मतलब उसको अगर आप कोई भी चीज बाहर से खरीद के ला रहे हैं उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके वॉश करके तब यूज करना है, ठीक है। फिर लिखा है अंडर कुक्ड मीट एग्स और सी फूड। मीन्स जो आप सी फूड होते हैं जैसे कि आपके एग्स हो गए, फिश हो गए, इनको क्या है आपको अच्छे से कुक्ड करके खाना है। मतलब ये अंडर कुक्ड नहीं होने चाहिए, मतलब
अच्छे से जो मीट एग है और जो आपके सी फूड्स है इनको अच्छे से कुक करके खाना चाहिए, जिसके कारण क्या हो आपके जो अच्छे से कुक होंगे तो इसमें जो बैक्टीरिया है वायरसेस हैं वो क्या होंगे डिस्ट्रॉय होंगे, जो बैक्टीरिया वायरस डिस्ट्रॉय होंगे तो ये क्या होंगे सेफ फूड होंगे और आपके लिए अच्छे होंगे, आपके बॉडी के लिए अच्छे होंगे। बट अगर अंडर कुक्ड मीट आप खाते हैं तो ये कैसे हो जाएंगे कंटामिनेटेड फूड के रूप में वर्क करेंगे और आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग जैसी डिजीज को कॉज करेंगे। फिर लिखा है अनपस्चराइज्ड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट मींस अनपस्चराइज्ड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऐसा मिल्क जिसमें क्या हो अनपस्चराइज्ड पस्चराइजेशन जो है वो आप पढ़ेंगे आगे, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि पस्चराइजेशन जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हीट प्रोवाइड करके क्या करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, जैसे आपके कोई बैक्टीरिया वायरस और फंजाई हो गया या पैरासाइट्स हो गया, ये सब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो पस्चराइजेशन की क्रिया में क्या होता है कि जो हमारा दूध होता है इसको बॉयल किया जाता है, खूब कसके हीट प्रोवाइड की जाती है कि इसमें जो मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं पस्चराइजेशन कहते हैं। वही लिखा है कि अनपस्चराइज्ड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, अगर आप पस्चराइजेशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करते तब भी आपको क्या है फूड पॉइजनिंग जैसी जो डिजीज है वो कॉस्ट होगी आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये सारे थे कॉस्टिव एजेंट या कॉजेज जो आपके फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। तो कंटामिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, पुअर फूड हाइजीन हो गया, अंडर कुक्ड मीट हो गया, एग हो गया, सी फूड्स हो गया, अनपस्चराइज्ड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ये सारे आपके क्या है कॉजेज हैं फूड पॉइजनिंग के। अब हम लोग बात करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे फूड पॉइजनिंग की कंडीशन में। तो साइन और सिम्टम्स जो है मैंने यहाँ पे एक चार्ट ऐड किया है डायग्राम, ये आप इससे देख सकते हैं। क्या होगा आपका एब्डोमिनल पेन होगा, मींस कि आपके पेट में जो होगा वो क्या होगा दर्द होगा, और फिर क्या डायरिया जैसी कंडीशन आपको दिखेंगी, वोमिटिंग होगी, फीवर आपको देखने को मिलेगा, और मलेशिया जैसी कंडीशन होगी। मलेशिया जैसी कंडीशन का मतलब, मलेशिया कंडीशन मतलब कि आपको अनकंफर्ट फील होगा, वीकनेस फील होगी और बिना किसी कारण के, मतलब आपको कारण भी नहीं पता चलेगा और आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर आपको फूड पॉइजनिंग डिजीज होती है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी पेशेंट को आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको इन साइन और सिम्टम्स को आपको अपियर करना है और उससे थोड़ा सा उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेना, उसके बारे में थोड़ा सा पूछना है। देन आपको क्या करना है, ये आपको इनिशियल असिस्ट ऑलवेज असिस्ट असिस्ट मींस क्या करना है आपको इन तीन चीजों को क्या करना है, चार चीजों को ऑलवेज असिस्ट करना है, देखना है, इंश्योर करना है, ऑब्जर्व करना है, जिससे क्या हो आपको पेशेंट की कंडीशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, आपको पता चल पाए। पहला क्या है एयरवे चेक करना है, मींस कि एयरवे उसका क्लियर है कि नहीं है, सांस अच्छे से ले पा रहा है, उसके लंग्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ब्रीथिंग चेक करना है, ब्रीथिंग मतलब कि पेशेंट ब्रीथ कर पा रहा है, सांस ले रहा है कि नहीं ले पा रहा है। सर्कुलेशन चेक करना मींस उसके हार्ट रेट और जो पल्स है वो सही से मूव कर रही है कि नहीं कर रही। इन तीन चीजों को आपको क्या करना है पता करना है। उसके बाद जैसे एयरवे और ब्रीथिंग सर्कुलेशन आपको चेक करना है। उसके बाद क्या करना है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, आपको पेशेंट से लाउडली पूछना है आर यू ओके, अगर वो रिस्पॉन्स देता है तो ठीक है, नहीं फिर क्या है इससे आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट बेहोश है कि होश में है। तो इन सारी चीजों को क्या करना है आपको, इन सारे साइन एंड सिम्टम्स को अगर आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो इंश्योर करना है। इंश्योर करने के बाद आपको क्या करना है, फूड पॉइजनिंग जो है उसकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करना है, जो आपके सिलेबस में यही दिया गया है, आपको मेन फोकस इसी पे करना है। बट अगर आपके सिलेबस में मीन्स अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या आपके यूनिट टेस्ट में ये आपका क्वेश्चन आता है तो आप पहले फूड पॉइजनिंग के बारे में लिखेंगे, थोड़ा इंट्रो, उसके बाद कॉजेस के बारे में लिखेंगे, सिम्टम्स के बारे में लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे कि हाउ टू मैनेज फूड पॉइजनिंग कंडीशन बाय द यूजिंग ऑफ फर्स्ट एड टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है एबीसी मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन जो है उसको चेक करना है। वही आपके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि चेक इफ द पर्सन इज कॉन्शियसनेस, बेहोश है कि होश में है, एयरवे चेक करना है, ब्रीथिंग चेक करना है, और क्या है अगर वो उसकी ब्रीथिंग, अगर आपको क्या है ब्रीथिंग अगर वो सही से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है या उसकी पल्स रेट सही से नहीं चल पा रही तो आपको क्या करना है सीपीआर देना। सीपीआर जो होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसको आपको क्या करना है पेशेंट को देना। ये कंडीशन आपको यहाँ नहीं पढ़नी है बट आपको यहाँ याद रखना है कि अगर उसकी ब्रीथिंग और एबीसी सही से नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है सीपीआर देना है। फिर क्या करना है पेशेंट को आपको क्या करना है गिव ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो आपने सुना होगा, आपने इंटेक भी किया होगा, कंज्यूम किया होगा, ओआरएस घोल जो होता है वो आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है, पेशेंट को देना है। स्मॉल सिप्स ऑफ ओआरएस फ्रिक्वेंटली मींस क्या है छोटी छोटी सिप्स जो होती हैं वो आपको धीरे धीरे से मतलब पेशेंट को थोड़ा थोड़ा ओआरएस जो घोल है उसको बना के उसको पिलाना है। फिर क्या लिखा है हेल्प रिप्लेस लॉस्ट वाटर एंड साल्ट्स, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू इवन इफ द पर्सन फील लाइक ओमिटिंग, मतलब जब तक पर्सन जो है ओमिटिंग फील करता है तब तक क्या करना है आपको उसको प्रोवाइड करना है ओआरएस जो आपका घोल होता है उसको प्रोवाइड करना है। फिर लिखा है इनकरेज प्लांटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब कि बहुत सारे और फ्लूइड्स हैं जो इनका क्या करना है आपको पेशेंट को देना, जैसे कि आपका क्लियर सॉप्स हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, राइस वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया। इन सारे वाटर्स, इन सारे फ्लूइड्स को क्या करते हैं आप पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे क्या हो उसकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना होने पाए और फूड पॉइजनिंग में उसकी हेल्प करे, उसकी फूड पॉइजनिंग से रिकवर होने में हेल्प करे। अवॉइड कैफीनेटेड, अल्कोहलिक एंड वेरी
शुगरी ड्रिंक्स, मतलब क्या करना है आपको, अल्कोहलिक, शुगरी ड्रग्स, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। बस आपको लिक्विड देना है, मतलब फ्लूइड देना है, बट आपको अल्कोहल और ये सारी चीजें नहीं देना, उसको ऐसे फ्लूइड देना जैसे वाटर हो गया, आपका लेमन वाटर हो गया और कोकोनट वाटर हो गया, ओआरएस हो गया, इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, पेशेंट को देना है। देन क्या करना है, पेशेंट को अलाउ करना है कि रेस्ट करे, थोड़ी देर के लिए उसको अलाउड कर देना है कि वो रेस्ट करे। गिव द पर्सन इनफ टाइम टू रिकवर, कीप calm, कंफर्टेबल एंड calm मीन्स क्या करना है, पेशेंट को आपको संभावना देनी है, पेशेंट को आपको समझाना है कि आप शांत रहिए, आप सही हो जाएंगे, और उसको क्या करना है, फ्लूइड्स और ये सारी चीजें प्रॉपर देते रहना है। जब उसकी वोमिटिंग जो है, जब तक उसकी वोमिटिंग बंद नहीं हो जाती, फिर लिखा गिव लाइट इजिली डाइजेस्टेड फूड, मतलब क्या करना है, अब आपको फूड पॉइजनिंग में आपने फ्लूइड दिया, उसका थोड़ा सा रिकवरी हो गया, अब आपको क्या करना है, लाइट इजिली डाइजेस्टेड फूड देना है, मतलब जैसे खिचड़ी हो सकी, खिचड़ी हो गई, टोस्ट हो गए, बनाना हो गया, राइस हो गया, ऐसे मतलब लाइट लाइट इजिली फूड देना जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए उसके पेट में। ऐसे फूड क्या करना है आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना, जब उसकी वोमिटिंग बंद हो जाए, उसको खाने की इच्छा हो तब। फिर क्या करना है, मॉनिटर करना सिम्टम्स को। अब जैसे उसने कुछ खाया हुआ है, उसके बाद उसको क्या करना है, आपको उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करना है कि उसको वोमिटिंग तो नहीं हो, वीकनेस तो नहीं महसूस हो रही, और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अगर उसके सिम्टम्स बहुत सारे बहुत सीवियर हैं तो क्या करना है, उसको अदर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं या अदर मेडिकल सेंटर्स है उसमें भेजना है, जिससे क्या हो, उसको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो पाए और उसका जो अच्छे से मैनेजमेंट हो पाए। तो यहाँ तक क्या था, आपका फर्स्ट एड आपने प्रोवाइड कर दिया, फर्स्ट एड से अगर उसका रिकवर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करके आपको आगे के जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उसमें भेज देना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग की मैनेजमेंट करते हैं। अगर फूड पॉइजनिंग की कंडीशन किसी पर्सन को होती है तो इस तरह से हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उसकी कंडीशन को मॉनिटर करते हैं और मैनेज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जैसे मैंने इसमें चार्ट बनाया ऐसे ही आप चार्ट बना लीजिएगा, और आप यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहिए आपके यूनिट टेस्ट हो, उसमें लिख के आइएगा, चार्ट बना के आइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, मतलब डूज और डोंट। तो अभी आपको मैंने जब मैनेजमेंट बताया तो उसमें आपको पता चल गया होगा क्या करना है आपको। जैसे ओआरएस घोल देना है, ओआरएस आफ्टर ईच एपिसोड ऑफ डायरिया और वोमिटिंग, मतलब जैसे जब तक उसकी वोमिटिंग बंद नहीं होती, जब तक उससे डायरिया की कंडीशन नहीं होती, बंद नहीं होती, तब तक क्या करना है, उसको आपको ओआरएस देते रहना है। फिर लिखा इनकरेज फ्रीक्वेंटली स्मॉल सिप्स ऑफ फ्लूइड्स, मतलब क्या है, स्मॉल सिप्स ऑफ फ्लूइड्स जो अदर्स फ्लूइड है, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, इन सारी वाटर्स को क्या करना है, स्मॉल स्मॉल सिप्स में उसको प्रोवाइड करते रहना, जिससे उसकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो ना क्रिएट होने पाए और उसकी डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट हो पाए। अलावा एडुकेट रेस्ट उसको प्रोवाइड करना है। मेंटेन गुड हैंड हाइजीन, मतलब क्या करना है, आपको जो भी कंडीशन आप दे रहे हैं, आप जैसे आप उसको लेमन वाटर प्रोवाइड करें, कोकोनट वाटर प्रोवाइड करें, ओआरएस घोल प्रोवाइड करें, इन सारी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप अपने हैंड हाइजीन ही नहीं किया, आपको हैंड हाइजीन अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से करके फिर पेशेंट को सारी चीज दिया है वो प्रोवाइड करना है। उसकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन मॉनिटर करना है कि मतलब वोमिटिंग तो नहीं हो पा रही है, उसको पानी की कमी तो नहीं महसूस हो रही है, उसको वीकनेस तो नहीं महसूस हो रही, इन सारी चीजों को क्या करना है, मॉनिटर करना है। अगर उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो सीवियर होते हैं तो उसको क्या करना है, सिक मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना है, मतलब कि उसको ऐसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में भेजना है जिसमें क्या हो, उसकी जो भी डिजीज है, जो भी उसकी बीमारी है वो सीवियर ना होने पाए और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। तो ये सब आपको क्या है करना है फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब क्या आपको नहीं करना है, डोंट लिखा है, तो जो आपको नहीं करना है वो ऑयली और स्पाइसी और हैवी फूड नहीं प्रोवाइड करना है। गलती से भी ये चीज आप नहीं करेंगे, गलती से भी उसको हैवी फूड, स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं देंगे जिसकी कंडीशन आपकी फूड पॉइजनिंग की होगी। एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस मीन्स की जो कोई भी दवा जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप उसको दे रहे हैं, वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना आपको नहीं देना है। और जो भी उसके साइन और सिम्टम्स है उसको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना, उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना है। और फिर लिखा है डू नॉट यूज अनप्रॉपर होम रेमेडीज इंस्टेड ऑफ मेडिकल केयर, मतलब क्या है, जो आपकी होम रेमेडीज है, मतलब जो आपकी घरेलू टेक्निक्स है उनका यूज नहीं करना है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है और अच्छे डॉक्टर को और उसको उस जो पेशेंट है या पर्सन है उसको अच्छे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पहुंचाना है, जिससे क्या हो उसको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अच्छा मिल पाए, उसको अच्छा से उपचार हो पाए, अच्छा से इलाज हो जाए। आपको होम रेमेडीज का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, मीन्स करना ही नहीं है। अगर आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपके पास में है तो पहले आपको वहां पहुंचाना है, ठीक है। फिर लिखा है डू नॉट फोर्स फूड इफ द पेशेंट इज एक्टिवली वोमिटिंग, मतलब अगर पेशेंट को वोमिटिंग महसूस हो रही है, वोमिटिंग फील हो रही है, तो क्या है उसको फूड के लिए अब मतलब फोर्स नहीं करना है। जब उसका मन होगा तब वो बताएगा, फिर आप उसको ऐसा फूड देंगे जो आप क्या हो लाइट हो, अच्छे से उसको डाइजेस्ट हो जाए, तो ऐसे फूड को आपको प्रयोग करना है, ठीक है। और कब तक नहीं देना है आपको, जब तक पेशेंट मतलब खुद न कहे कि उसको भूख लगी उसको खाना है, ठीक। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। और ऐसे जैसे मैंने नोट्स बनाई ऐसे ही आप लिख के आएगा, ये बेस्ट वे है आपके नोट्स के, आपके अच्छे से रिप्रेजेंटेशन की, जो आपकी आंसर शीट होगी यूनिट टेस्ट में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि कौन कौन सी प्रिवेंशन है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें हम, तो फूड पॉइजनिंग से हम प्रिवेंट हो पाएंगे और फूड पॉइजनिंग से हम बच पाएंगे। तो लिखा है वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग और ईटिंग फूड, मतलब जब भी आप किसी भी फूड को बनाएं वह तो आपको क्या करना है, आपके अपने हाथ को धुलना है, और जो भी आप फूड आइटम लेके आए बाहर से बनाने के लिए उसको अच्छे से वॉश करना है। ड्रिंक सेफ क्लीन वाटर, अच्छा और सुरक्षित, अच्छा साफ सुथरा
क्लीन वाटर आपको पीना चाहिए, मतलब ऐसा कंटामिनेटेड वाटर आपको नहीं पीना चाहिए। जब भी आप पानी पिए तो अच्छे से नल से पिए, अच्छे से मतलब जो भी आपका वर्किंग एरिया, जो भी आपका पानी पीने का एरिया है जहाँ से आप पानी लेते हैं, वो सारी एरियाज उनको क्लीन रखें। कुक फूड थ्रोली मतलब अंडर कुक्ड फूड आपको नहीं खाना है। जो भी फूड आप कुक कर रहे हैं उसको अच्छे से मतलब उसको अच्छे से बॉइल्ड करें, अच्छे से पकाएं, ठीक है। स्टोर फूड प्रॉपर्ली, अच्छे से आप फूड को स्टोर करें। जिस कंडीशन जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है फूड को स्टोर करने में, वैसी कंडीशन वैसी टेम्परेचर में आप फूड को क्या करें, स्टोर करने का काम करें। अवॉइड एक्सपायर्ड और स्पॉइल्ड फूड, एक्सपायर्ड और जो स्पॉइल्ड फूड है उसको अवॉइड करने। फूड जब भी आप बाहर से कोई चीज बेकरी आइटम कोई भी खरीदे तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें, एक्सपायरी डेट के बाद ही आप उसको यूज करें। अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, यूज नहीं करना है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग, मतलब जो भी आप फ्रूट वेजिटेबल है उसको ईट कर रहे हैं या बना रहे हैं या खाना बनाने जा रहे हैं तो क्या करना है, आपको उस वेजिटेबल को क्या करना है, वॉश करना है। फ्रूट्स खाने जा रहे हैं तो उसको क्या करना है, वॉश करके खाना। इन सारी चीजों को अगर ध्यान रखते हैं आप तो आपके फूड पॉइजनिंग की जो कंडीशन है वो आपकी बॉडी में नहीं होगी और आप हेल्दी रहेंगे। तो इन सारी चीजों से के साथ जो आपके फूड पॉइजनिंग है वो खत्म होती है। तो फूड पॉइजनिंग में आपको क्या क्या याद रखना है, आप लोग फूड पॉइजनिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, काजेज याद रखिएगा कि फूड पॉइजनिंग कौन कौन से काजेज होते हैं, साइन सिम्टम्स याद रखिएगा, और फर्स्ट एड को कैसे मैनेज करते हैं, फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करते हैं फूड पॉइजनिंग कंडीशन वाले पेशेंट को, पर्सन को, और क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है फूड पॉइजनिंग की कंडीशन अगर किसी पेशेंट को होती है। फिर आप उससे प्रिवेंट कैसे होंगे, कैसे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन ना होने पाए। तो ये था आपका फूड पॉइजनिंग और फूड पॉइजनिंग का फर्स्ट एड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इन सारी चीजों की नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग सेकंड जो आपका था वो क्या था आपका, स्नेक बाइट्स। तो स्नेक बाइट से पहले हम लोग ये मैंने यहाँ पे एक ऐड किया है जिसको आप सिंपल से समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप एक वर्ड है पूरा आप देख सकते हैं फूड, तो आप फूड पॉइजनिंग है तो फूड से आप इसका मैनेजमेंट सिस्टम याद रख सकते हैं। ये मैंने एक वर्ड यहाँ यूज कर दिया जिससे आपको मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि वो याद रहेगा। तो एफ फॉर क्या होता है, फ्लूइड, ओआरएस एंड वाटर आप देंगे पेशेंट को। ओ फॉर ऑब्जर्व करेंगे डिहाइड्रेशन की कंडीशन, और ओ फॉर आफ्टर लाइट फूड आफ्टर वोमिटिंग स्टॉप्स, मतलब जब भी आपकी वोमिटिंग स्टॉप हो जाएगी तो क्या करना है, पेशेंट को आपको फूड प्रोवाइड करना है, लाइट फूड प्रोवाइड करना है जब उसकी वोमिटिंग स्टॉप हो जाए तो। फिर लिखा है डी फॉर डॉक्टर इफ सिम्टम्स आर सीवियर और परसिस्टेंट मींस कि जब जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर हो जाएंगे, सीवियर हो या सीवियर कंडीशन हो जाए तो क्या करना है, आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना है, डॉक्टर के पास उसको अच्छे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पेशेंट को भेजना है। तो ये आप फूड वर्ड याद रखिएगा। एफ फॉर फ्लूइड, ओआरएस एंड वाटर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ओ फॉर ऑब्जर्व करेंगे डिहाइड्रेशन कंडीशन की, और आफ्टर और ओ फॉर आफ्टर लाइट फूड आफ्टर वोमिटिंग स्टॉप्स मींस कि यहाँ पे आफ्टर या ऑफर होगा, ऑफर लाइट फूड आफ्टर वोमिटिंग स्टॉप, मतलब जब भी पेशेंट की वोमिटिंग स्टॉप होगी तो उसको क्या करना है, आपको लाइट फूड प्रोवाइड करना है। डी फॉर डॉक्टर इफ मतलब जब सिम्टम्स जो है वो सीवियर हो जाएंगे तो क्या करना है, डॉक्टर के पास आपको उसको भेजना है, उसको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, डॉक्टर तक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम में पहुंच जाए और अपना जो इलाज है अच्छे से करा पाए। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। इसी के साथ फूड पॉइजनिंग खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर स्नेक बाइट्स होता है तो हम लोग कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखना है, कौन सी चीजें हमको नहीं करना है अगर स्नेक बाइट करता है तब। तो स्नेक बाइट का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई सांप जो है वो काटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेक बाइट बोलते हैं। अब स्नेक बाइट की कंडीशन जो होती है उसमें हम लोग कैसे फर्स्ट एड मैनेजमेंट करेंगे, उसके लिए आपके सिलेबस में दिया गया है, उसी को हम लोगों ने इसमें ऐड किया है कि फर्स्ट एड कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो लिखना है इसके बारे में, पहले लिखना आपकी स्नेक बाइट इज इंजरी कॉजेज बाय द बाइट ऑफ स्नेक मींस क्या है, स्नेक बाइट एक ऐसी इंजरी है जो किसी स्नेक के काटने पर आपकी बॉडी में घटित होती है। फिर लिखा है सम स्नेक्स आर वेनस venomous and their venom can damage the nervous system, blood or tissue making immediate medical care essential। मींस क्या होता है, कुछ आपके स्नेक्स होते हैं जो क्या होते हैं, वेनमस होते हैं। वेनमस मतलब जहरीले होते हैं, और उनका जो जहर होता है वो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम जो होता है और ब्लड जो होता है और टिश्यू जो होता है उसको क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है, उसको हानि करने का काम करता है। इसीलिए क्या है, ये आपका टिश्यू आपका नर्वस सिस्टम ब्लड जो है वो डैमेज ना हो पाए, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी ना आ पाए। इसीलिए क्या होता है, अगर स्नेक बाइट करता है तो हमें इमीडिएट मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है, इमीडिएट मेडिकल केयर की नीड होती है। तो वही आपके दो पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। वेनम, वेनमस का मतलब याद रखना जहरीला, वेनम का मतलब याद रखना जहर, ठीक है। वेनम आप वेनम मूवी आई होप आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, देखना एक बार। बट यहाँ पे दो पॉइंट जरूर याद रखना, नहीं मूवी देखने चले जाओ पॉइंट्स याद ही ना रखो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना आप लोग कि स्नेक बाइट्स अगर करता है तो उस इंजरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेक अगर कोई स्नेक बाइट करता है तो उससे हम लोग स्नेक बाइट इंजरी कहते हैं। स्नेक बाइट इंजरी जो होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम ब्लड और टिश्यू को क्या करती है, डैमेज करने का काम करती है। इसीलिए इस कंडीशन में हमें क्या होती है, इसेंशियल मेडिकल केयर, इसेंशियल मेडिकल सर्विसेज की नीड होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं अगर स्नेक बाइट्स करता है, ठीक है।
तो ये सारे मैंने साइन सिम्टम्स याद किए हैं, 6-7 साइन सिम्टम्स हैं जिसको आपको याद रखना है कि अगर स्नेक बाइट करता है तो इन सारे साइन सिम्टम्स आपको क्या है देखने को मिलेंगे। अब जो पहला साइन है वो क्या है, लिखा है आपका फंग मार्क्स एट द बाइट साइड। फंग मार्क एट द बाइट साइड का मतलब है जहाँ पे आपके सांप या फिर जो भी सांप ने आपके जहाँ भी काटा है वहां पे क्या है उसके नुकीले दांतों के निशान आपको देखने को मिलेंगे, पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी उस एरिया पे, और रेडनेस और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी जहां पे आपके स्नेक ने बाइट किया है, ठीक है। और जो पेशेंट होगा उसको नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, ब्रीथिंग में उसकी डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी, मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, वीकनेस और पैरालिसिस देखने को मिलेगा, मतलब जिस अंग पे सांप ने बाइट किया वो उस अंग को एकदम लूज हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, सुन्न हो जाएगा, वीकनेस लगेगी, कमजोरी महसूस होगी, डाइजनेस और अनकॉन्सियसनेस महसूस होगा, मतलब क्या होगा, बेहोशी और कमजोरी उसको महसूस होगी। तो ये सारे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर किसी भी पेशेंट को क्या होता है या किसी भी पर्सन को क्या करता है, स्नेक बाइट करता है, ठीक है। अब तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर स्नेक बाइट करता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उस कंडीशन को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे जो डूज लिखा है मतलब कि आपको क्या करना है, और यहाँ पे एक स्लाइड मैंने और ऐड की, इसमें डोंट्स लिखा है मतलब कि क्या आपको नहीं करना है। तो क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, इन चीज़ी बातों को आपको ध्यान देना और बहुत आवश्यक है आपको जानकारी होना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को काल्म, मतलब पेशेंट को क्या करना है, शकावना देनी है, पेशेंट को भरोसा दिलाना है कि हाँ आप शांत रहिए, उसको शांत करने की कोशिश करना है जिससे क्या हो पेशेंट ज्यादा घबराए ना, ठीक है। फिर क्या लिखा, एम्बोलिज्म द अफेक्टेड लिम्फ, मतलब एम्बोलिज्म द अफेक्टेड लिम्फ का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके प्रभावित अंग है, मतलब जो भी आपका जहाँ पे आपके स्नेक ने बाइट किया है उसको क्या करना है, हिलने डुलने से रोक कर स्थिर रखना है। मतलब आपको जो भी आप मतलब जिस एरिया में, जैसे आपका ये लेग है और यहाँ पे आपका क्या है बाइट किया है, इस जगह पे आपको क्या है बाइट किया है स्नेक ने, तो इस एरिया को आपको क्या करना है, रोक के रखना है कि ज्यादा हिलने डुलने ना पाए। वही लिखा आपका एम्बोलिज द अफेक्टेड लिम्फ, मतलब जहां भी आपके स्नेक ने बाइट किया वो उस एरिया को आपको थोड़ा सा स्थिर रखना है कि वो हिलने डुलने ना पाए, जिससे कि आपके बॉडी में ज्यादा जो जहर है वो फैलने ना पाए, वेनम जो है ज्यादा मतलब फैलने ना पाए। फिर लिखा रिमूव टाइट आइटम्स, अगर उस एरिया में कोई टाइट आइटम आप पहन रखे हैं जैसे कि रिंग हो गया या धागा हो गया तो उसको क्या करना, रिमूव करना है, और इमीडिएटली तुरंत आपको क्या करना है, इमरजेंसी कॉल करना है, मेडिकल सर्विसेज जो आपकी एम्बुलेंसेज होती है 108 102 इन सब पे क्या करना है, इमीडिएटली आपको कॉल करना है और मेडिकल सर्विस के लिए, ठीक है। फिर लिखा मॉनिटर ब्रीथिंग एंड कॉन्सिस्टेंट, जब तक आपकी मेडिकल सर्विस जो है आपके तक नहीं पहुंचती तब तक क्या करना है, पेशेंट की जो ब्रीथिंग है कॉन्सिस्टेंस है इसको क्या है मॉनिटर करके रखना है, मॉनिटर करते रहना है, और उसको ध्यान देना है कि उसको कंसिस्टेंट बेहोश तो नहीं हो रहा है। इन सारी कंडीशन को क्या करना है, मॉनिटर करना है आपको, और ये सारी बातों को ध्यान रखना है। फिर आपको क्या नहीं करना है, तो लिखा है डू नॉट कट द उंड, मतलब जो भी आपका उंड है जो वाइट एरिया उसको क्या करना है, कट नहीं करना है। डू नॉट सक आउट ऑफ द ओइनम, मतलब जो भी आपका जहर है उसको मुंह से सक नहीं करना है आपको। डू नॉट अप्लाई अ टाइट टॉर्निकेट, बहुत ज्यादा टाइट टॉर्निकेट जो है आपको नहीं बांधना है। टॉर्निकेट का मतलब जो भी आप कपड़ा वपड़ा कुछ भी टाइट करने के लिए बांधे हैं तो उस एरिया पे आपको बहुत ज्यादा टाइट कपड़ा या ये सारी चीजों को नहीं बांधना है। आइस और केमिकल को अप्लाई नहीं करना है उस एरिया पर, ठीक है। एल्कोहल और हर्बल मेडिसिन जो होती है रेमेडीज होती है उनको उस पर नहीं फॉलो करना, उनको उस पर नहीं ज्यादा आपको उपयोग करना है। आपको सबसे पहले इमरजेंसी केयर में या फिर मेडिकल सर्विस में कॉल करना है, जैसे ही जितनी जल्दी हो पाए आपको क्या करना है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड हो जाए उतना ही जल्दी आपको क्या होगा, पेशेंट जो भी है पर्सन है उसको कंफर्ट महसूस होगा और उससे रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जो वेनम होता है बहुत जल्दी से आपकी बॉडी में फैल जाता है और आपके नर्वस सिस्टम टिश्यू ब्लड जो है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए क्या है आपको इमरजेंसी मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है अगर स्नेक बाइट के आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर स्नेक बाइट करता है तो कैसे हम लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन बातों को आपको करना है, किन किन बातों को नहीं करना है, ये चीज आपने देख लिया है। अब आपको याद रखना है कि अगर जो भी आपको पेशेंट को स्नेक पर्सन को स्नेक बाइट करता है तो क्या करना है, उसको काल्म करना है, उसको शांत कराना है, उसको कंफर्ट महसूस कराना है, उसको फील करना है, ज्यादा घबराए ना, ठीक है। इम्बॉल इन द अफेक्टेड लिम्फ, जो भी आपके अफेक्टेड लिम्फ है उसको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में लाना है कि ज्यादा हिलने डुलने ना पाए, जिससे कि क्या हो पेशेंट के बॉडी में जो जहर है वो जल्दी ज्यादा जल्दी फैल ना पाए। फिर क्या है, रिमूव रिंग टाइट क्लॉथिंग, मतलब जो भी टाइट क्लॉथिंग है रिंग से अगर पहन रखा है उस एरिया के आसपास तो क्या करना है, उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है, जिससे क्या हो वहाँ पे ज्यादा सॉइलिंग ना हो पाए और ज्यादा से वहाँ पे ज्यादा जो असर है जहर का वो ना होने पाए, ठीक है। अकाल इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, तुरंत आपको क्या करना है, मेडिकल हेल्प में क्या करना है, कॉल करना है और मेडिकल सर्विसेज जो है उनको मतलब बताना है कि ये सारी कंडीशन है, जल्दी से आप आ जाइए, तो वो आ जाएंगे। फिर ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी क्या करना है, आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है और हॉस्पिटल में उस पेशेंट को, उस पर्सन को पहुंचाना है, जिससे कि उसको क्या हो, अच्छी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड हो पाए और वो अच्छे से उसकी रिकवरी हो पाए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। बाकी ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, और ये 2 वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने नीचे ऐड कर दिए हैं, इनको आप मैंने वहां पे लिखा है तो यहाँ पे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप ये चार्ट याद रखिएगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, और इस तरह से आपका मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा फर्स्ट एड का अगर स्नेक बाइट करता है तो, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है। फिर लिखा है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप इसको जल्दी से रिकवर नहीं करते, ये आपकी बॉडी में वेनम जो है फैल जाता है, तो आपको कौन कौन सी कंडीशन है जो देखने को मिल सकती है, बॉडी में कौन कंडीशन है जो आपके साथ घटित हो सकती है। तो लिखा है सीवियर ब्लीडिंग, मतलब कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। पैरालाइसिस, मतलब जिस अंग में आपके बॉडी में जिस पार्ट में आपके स्नेक ने बाइट किया वो क्या होगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी, किडनी डैमेज होने के चांस हो सकते हैं, शॉक की कंडीशन आ सकती है, डेथ की कंडीशन आ सकती है। तो इन सारी कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो आपके बॉडी में दिखेंगी अगर आपको इमीडिएटली इमरजेंसी केयर नहीं प्रोवाइड होती है स्नेक बाइट करने पर। ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्नेक बाइट से, कैसे हम प्रिवेंट रह सकते हैं स्नेक बाइट से। तो आप जब भी किसी भी मतलब फॉरेस्ट एरिया में जाएं, कहीं भी ग्रेसी एरिया में जाएं जहाँ बहुत सारा ग्रीन एरिया हो, बहुत सारा फॉरेस्ट, वहां पे क्या करना है, आपको बूट्स पहनने हैं, लॉन्ग पैंट्स पहन के रखनी है। ठीक है, और यूज अ टॉर्च एट नाइट, मतलब जब भी आप नाइट में कहीं बाहर जाएं तो टॉर्च का यूज करें। अवॉइड हैंडलिंग स्नेक, मतलब आप स्नेक के साथ जो भी आपके सांप है उनको अवॉइड करें, हैंडलिंग करने की कोशिश न करें, उनसे छेड़खानी करने की कोशिश न करें। इन सारी चीजों को अगर ध्यान रखते हैं आप तो आप प्रिवेंट हो सकते हैं स्नेक बाइट से। ठीक है, फिर लिखा कीप सराउंडिंग क्लीन टू रिड्यूस स्नेक हैबिटेट्स, मतलब जो हमारे स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी जो खराब कूड़ा करकट जहाँ होता है, जहाँ पे आपको फॉरेस्ट एरिया होती है, जहाँ गंदी एरिया होती है, इन सारी एरियाओं पे क्या होता है, आपकी क्या जो है स्नेक्स रहते हैं वही आपके हैबिटेट्स, उनका हैबिटेट एरिया होता है। मतलब हैबिटेट का मतलब है जहाँ पे सर्वाइव करें। तो ऐसी एरिया नहीं आपको क्रिएट करके रखना है जहाँ पे आपके जो स्नेक्स है वो सर्वाइव कर पाए। आपके अपने सराउंडिंग में एरिया को क्लीन रखना है और ऐसी एरिया नहीं क्रिएट करके रखना है जिससे कि आपके स्नेक्स जो है वो सर्वाइव कर सके। अगर इन सारी बातों का, इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखते हैं तो आप स्नेक बाइट से बच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इन सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं कि आप कैसे स्नेक से बच सकते हैं। बाकी अगर आपके क्वेश्चन में आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन, तो आप ये पॉइंट्स भी लिख के आइएगा। तो इस तरह से हम लोग फूड पॉइजनिंग और स्नेक बाइट्स को मैनेज करते हैं और उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन को। तो यही आपके सिलेबस में दिया गया है। बाकी ये लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आगे के लेक्चर जो 2 होने वाले हैं उसमें दो 3 टॉपिक करके कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूरी यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट एड की भी फिनिश हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। बाकी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ऐड किया, जैसे उसमें मैंने फूड ऐड किया था, जिससे आपको प्रिवेंशन, आपको उसके बारे में की पॉइंट्स याद थे। वैसे यहाँ पे क्या करना है, काल्म वर्ड याद हो आपको यूज रखना। ठीक है, काल्म में सी फॉर क्या होता है, काल्म द पेशेंट, और ए फॉर होता है अवॉइड कटिंग और सकिंग द वुंड, और एल फॉर क्या है, लिमिट मूवमेंट इमोशनल लिम्ब, और एम फॉर होता है मूव टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने तुमको आपको समझाए हैं। बाकी यहाँ मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया है जिससे आप क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम को याद रखने के लिए पॉइंट अगर याद रखते हैं तो आपको मैनेजमेंट सिस्टम याद रहेगा क्या, और आप मैनेजमेंट सिस्टम कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको काल में याद रखना है, काल का फुल फॉर्म याद रखना है कि इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं किसी कंडीशन को अगर स्नेक बाइट करता है किसी पर्सन को। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ये वीडियो अपने क्लासमेट तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे क्या हो, मैं हम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और आपकी जल्द ही अदर्स जो सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दें। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक देना है लेक्चर से रिलेटेड, आपको लेक्चर में वॉइस नहीं समझ में आ रही, कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम आपके उस चीज को क्या करेंगे, इंप्रूव करने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी लेक्चर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और आपको जो पढ़ने का तरीका भी है वो भी इंप्रूव होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी नए लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।